यार जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, आज की होने वाली टीएसी की बैठक स्थगित कर। कल तक इस बैठक के होने की सूचना थी, लेकिन रात होते होते यह खबर आई कि बैठक स्थगित कर दी गई है और अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। और इसके बाद टीएसी की जो बैठक स्थगित हुई, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म। दरअसल 17 महीने के बाद टीएसी की बैठक आहूत की गई थी और खबरें जो आ रही थी कि इस बैठक में मैया सम्मान योजना, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दूसरी योजनाएं, एक क्षेत्रीय बैंक की स्थापना सहित सीएनटी में संशोधन पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन जब इसे स्थगित किया गया और इसके पीछे की खबरों की पड़ताल की जाने लगी, तो दो तरह की बातें सामने आई। एक खबर तो यह आई कि जिस तरह से इसमें मैया सम्मान योजना पर चर्चा होनी थी, वह विपक्ष सहित कई लोगों को गंवारा नहीं हो रहा था, क्योंकि यह माना जा रहा था कि मैया सम्मान योजना में जिस तरह से मैया सम्मान योजना का भुगतान के लिए जिस तरह से ट्राइबल फंड के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, वह गलत है और कई आपत्तियां इसको लेकर आ रही थी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल विक्टर कुमार मल्टो, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मल्टो ने राज्यपाल से गुहार लगाई और दावा किया जा रहा है कि उसी मुलाकात के बाद, राज्यपाल से उसी गुहार के बाद, किसी न किसी कारण से इस बैठक को अपरिहार्य कारणों का बहाना देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। तो इस समय विक्टर कुमार मल्टो जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि टीएसी की बैठक स्थगित क्यों हुई, इसमें इसकी वैधानिकता पर उनका क्या सवाल है। तो विक्टर कुमार मल्टो जी, आपका बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। क्या कर दिया एक बार आपने? पहले तो पैसा एक्ट के सवाल पे सरकार को फंसा दिया आपने, सरकार उलझी हुई आज तक नजर आ रही है। अब टीएससी की बैठक पर भी सवाल की वैधानिकता पर आपने सवाल कर दिया है। क्या है वैधानिकता पर सवाल? देखिए, हम लोग फंसाते नहीं हैं। हम लोग संविधान का अनुपालन अनुपालन कराने के लिए करवाते हैं। समाज का, सरकार का, कार्यपालिका का मार्गदर्शन करते हैं। हम आपको सुधार दें कि कल हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से नहीं मिला। अच्छा अच्छा 12 अप्रैल को मुझे पता चला अच्छा अच्छा कि आज जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक, बैठक आयोजित होनी है। तो बहुत दिनों से हम्म। इस पर हम लोग की नजर थी। और इस बैठक पर? जी, अच्छा। आपको याद होगा कि यह नियमावली हम्म। 4 जून 2021 21 को को अधिसूचित की की गई। गई। इसमें माननीय राज्यपाल की भूमिका हम्म। और राष्ट्रपति महोदय के प्रभाव को सीमित किया गया। शून्य कर दिया गया। वर्तमान नियमावली में राज्यपाल भी गौण है, माननीय राष्ट्रपति महोदय भी गौण है। टीएससी परामर्श दात्री परिषद है, सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद। ये राज्यपाल को पूछने पर ही सलाह देंगे। और मीटिंग का आयोजन, टीएससी के सदस्यों का नियुक्ति, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की नियुक्ति, ये राज्यपाल के द्वारा उनकी सहमति से किया जाना है। एजेंडा भी निश्चित करेंगे राष्ट्रपति महोदय, सॉरी राज्यपाल महोदय। बाकी सभी चीजें ये लिखी है 5वीं अनुसूची के पैरा 4 में लिखी है। पैरा 4 के 3 क्योंकि 5वीं एबीसी में अनुसूची लिखी के है। वो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं और संविधान में इसका नाम दर्ज है। हाँ, भारत के संविधान में इसका जिक्र कि टीएससी माननीय राज्यपाल महोदय की देखरेख में बनाई जाएगी। और यह जो टीएससी का गठन किया गया, इसमें राज्यपाल की भूमिका को शून्य कर दिया गया। हाँ, हम कहते हैं सीमित किया गया, आप कह रहे हैं शून्य कर दिया गया। तो जो कार्यकारिणी, जो परिषद स्वयं ही असंवैधानिक है,
उसके निर्णय भी असंवैधानिक होंगे। अच्छा, थोड़ा से कम चंद शब्दों में ये अवैधानिक क्यों है? क्योंकि हमारे दर्शक समझ जाएं इसे। कि असंवैधानिक इसलिए है कि 5वीं अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा 3 आप पढ़ेंगे, 3 के ए-बी-सी में वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा ही सदस्यों का चयन के चयन लिए किया जाना है। रीति का अधिकार माननीय राज्यपाल महोदय को है। जब उनकी अनदेखी हो गई, और इसमें जो 21 में जो नियमावली बनी टीएससी का, उसमें सारे अधिकार दे दिए गए सेक्रेटरी को, चेयरमैन को। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन चेयरमैन। होते हैं, तो चेयरमैन को दे दिए और चेयरमैन ही सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा। ये सलाहकार परिषद है, तो सलाहकार राज्यपाल के पास नहीं जा रहा है और राज्यपाल के पास नहीं जाएगा तो सलाह राष्ट्रपति के पास भी नहीं जाएगी। तो फिर राज्यपाल रेगुलेशंस कैसे बनाएंगे? पर एक याद पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरे राज्य के बुद्धिजीवी सो रहे हैं, निंद्रा में है, निद्रा में। दोनों हाथ में धर्म पकड़ लिए हैं, तो हम आप उसको नहीं रोक मतलब सकते। छत्तीसगढ़ में जब इस नियमावली इसी तरह का नियमावली का निर्माण हुआ तो किसी ने उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी। दूसरे राज्य में शहीद तिलका मांझी नहीं हुए, शहीद सिद्धू कन्हौ चांद भौर फूलो जानू नहीं हुए, बिरसा मुंडा नहीं हुए, वीर बुद्धू भगत नहीं हुए। अरे तो बिरसा की भूमि यहाँ चैलेंज किया जाएगा। की भूमि है, यहाँ कैसे हम अपनी जमीन दे देंगे? सरकार एन केन प्रकरण हम अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जमीन को छीन कर खनिज संपदाओं को लूटने के लिए, वन संपदाओं को लूटने के लिए, डीएमएफटी टीएसपी के राशि को लूटने के लिए, हमारी नौकरियों को लूटने के लिए इस तरह का कानून को बना रही है, नियमावली बना रही है और संसदीय अधिनियम 1996 में तमाम चीजों की सुरक्षा हमें मिली हुई है। तो क्या हम मान सकते हैं कि आपने चूंकि राज्यपाल के पास इसका आवेदन दिया था, कब दिया था आपने? कल दिया था हम लोगों ने। हाँ, हम कल। लोगों ने इंतजार किया कि राजभवन से किसी तरह का आपत्ति आए आए। टीएससी की मीटिंग को रोकने के लिए। रोकने आपने आपके जो मूल कंटेंट यही था कि ये जो बैठक होनी है, इस बैठक को स्थगित किया हाँ, जाए। इसलिए स्थगित किया जाए कि यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए टीएससी अधिकृत नहीं है, क्योंकि एजेंडा तो माननीय राज्यपाल महोदय देंगे। तो जब एजेंडा राज्यपाल महोदय नहीं दिए हैं तो सरकार किसी ना किसी तरह से हमारी जमीन, हमारी संपदाओं को लूटने के लिए कुछ ना कुछ साजिश मैं उस करेगी। मुद्दे पर आऊँगा, तो चर्चा यह है कि आपने जो आवेदन दिया या गुहार लगाई राज्यपाल से और उसके बाद ये बैठक स्थगित हुई, तो कुछ सियासी गलियारे में दोनों के बीच के रिलेशन को जोड़ा जा रहा है। हो सकता है कोइंसिडेंस हो और यह भी हो सकता है कि आपकी पहल कामयाब हुई हो। पर हम आगे बढ़ते हैं, जो एजेंडा था, उसमें एक एजेंडा यह था मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना एक जनरल योजना है जो सारी महिलाओं को, झारखंड की सारी महिलाओं को, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। दावा यह किया जा रहा है और इसकी अखबार में रिपोर्टिंग भी आई है कि मैया सम्मान योजना के लिए ट्राइबल फंड, डीएफटी का फंड को डाइवर्ट किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी यही कोशिश थी या उसको एक वैधानिक वैधानिकता प्रदान करने के लिए इस पर मुहर लगाया जा रहा था? देखिए, ये इस बार की बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, हमारी जमीन, हमारे विकास राशि को लूटने के लिए सरकार मौन बनी रहती है, लुटवाने के लिए, लूटने के लिए। और चूंकि अनुसूचित क्षेत्र में शांति और स्वशासन का अभाव हो गया है, उसका सबसे बड़ा कारण है 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन और संसदीय अधिनियम पी पेशा का अनुपालन नहीं होना और अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं का विस्थावा, नगर पालिका के स्थापना के कारण ही हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और जमीन हमारे हाथों से निकल रही है। जमीन की आपने याद दिलाई, तो एक खबर यह भी है
कि सरकार की कोशिश है कि सीएनटी एक्ट में एक संशोधन किया जाए और ज़मीन की खरीद के लिए जो थाना क्षेत्र की बाध्यता है, उसे पूरे पूरे राज्य से समाप्त कर दिया जाए। यानी झारखंड का कोई भी आदिवासी किसी भी हिस्से में जाकर ज़मीन खरीद सकता है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। हुँ, उसमें 13 पूर्ण जिले हैं हुँ, और 2 आंशिक जिले और 2 पंचायतें। ये अनुसूचित क्षेत्र जब के कुल मिला के आप 16 कह सकते हैं प्रभावी। 16 कह सकते हैं। तो 16 अनुसूचित जिलों में हुँ, राज्य सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती। हुँ, ये संसदीय अधिनियम 1996 प्रभावी हो चुके हैं और यहीं पर खनिज संपदा है, हुँ, जो राष्ट्रीय इकोनॉमी में करीब 60 से 70% हुँ, भागीदारी बनती है। हुँ, सरकार कभी भी हमारे आर्थिक उन्नति के लिए काम नहीं की है। सरकार हमें हमेशा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर ही विचार करती रही है। हम आदिवासी, हम अनुसूचित जनजाति की आर्थिक उन्नति कैसे होगी? नौकरी में कैसे हमारी भागीदारी भागीदारी बढ़ेगी। बढ़ेगी? इस पर सभी सरकारें मौन बनी हुई रही है और चिंता का विषय यही है हमारे लिए। मेरा जो मूल सवाल था कि ये जो सीएनटी में संशोधन की बात की जा रही है, ये कितना वैधानिक है? देखिए, ये तो चूँकि सेंट्री एक्ट भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची के हुँ, क्रम संख्या 209 में दर्ज है और इस पे संशोधन करने का अधिकार मैं इसीलिए यह सवाल पूछ रहा क्योंकि आपने जो टीएसी का गठन हुआ है, उसकी वैधानिकता पर ही सवाल किया है कि राज्यपाल की भूमिका को शून्य किया गया है और राज्यपाल यहाँ के संरक्षक हैं 5वीं अनुसूची के और 5वीं अनुसूची में ज़मीन है और जो उसमें सीएनटी में संशोधन होता है, तो फिर तो राज्यपाल पूरी तरह साइडलाइन हो जाएँगे, तो क्या ये अवैधानिक नहीं हो जाएगा? इसलिए मैं कहा ना, हुँ, इसलिए असंविधान इसलिए हम लोगों ने कल राज्यपाल महोदय को चिट्ठी देकर के ध्यान आकृष्ट कराया हुँ, कि अनुसूचित क्षेत्र जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सूचीबद्ध किए जाते हैं, इसको बचाया जाए। हुँ, हमारी सुरक्षा के लिए अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा होती है। हुँ, इसलिए कल हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी देकर ध्यान आकृष्ट कराया हुँ, कि आज की होने वाली बैठक को स्थगित किया जाए, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। आप बात कर रहे हैं तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस की। रमेश बैस। उस समय जब इस टीएससी का गठन हुआ था तो उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी और इसे प्रेसिडेंट के पास इसको भेजा था। प्रेसिडेंट से आगे की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। हम लोगों ने कल सुबह तो इंतजार किया कि शायद टीएससी की बैठक पर कुछ मार्गदर्शन आए राजभवन का। जब नहीं आया तो हम लोग को तो आगे न्यायपालिका पर भरोसा है। वो ठीक है, तो बहुत संभव है कि राज्यपाल आपके जो आवेदन है, आपका आपकी जो गुहार है, उसे भी राष्ट्रपति के पास भेजे हों। नहीं, हम लोग तो कल ही दिए हैं, हम दावा नहीं करते हैं, हम नहीं, हो भेज सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। भेज सकते हैं हम। मैं भी की बात कर रहा हूँ। हाँ, भेजेंगे क्योंकि ये तो बौद्धिक लड़ाई है, हुँ, बौद्धिक लड़ाई है, क्योंकि समाज में जब पढ़े-लिखे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, हुँ। तब समाज में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो विक्टर जी आप काफ़ी दिनों से यहाँ के सामाजिक मुद्दे पे संघर्ष करते रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार आखिर जो 5वीं अनुसूची के संरक्षक हैं, जिनकी ज़िम्मेवारी है कि आदिवासी समाज के जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षण करें, उसकी अस्मिता का संरक्षण करें, सरकार उसकी भूमिका को शून्य करना क्यों चाहती है? इसके पीछे का मकसद क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों की बहुलता है है। और देश में अनुसूचित जनजातियों के पास हुँ, देश की 15% ज़मीन है अब मिनरल्स भी उसी में है। और मिनरल उसी में है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में धर्म हावी है धर्म में हावी है। और इसी धर्म गुरुओं के द्वारा हुँ, अधिकतर राजनीतिक पार्टियां चलाई जाती हैं और किसकी किनकी ओर इशारा है? इशारा नहीं, आप समझ सकते हैं, हमको उतना खुल के बोलना उचित नहीं है। हुँ, और धार्मिक गुरु हुँ, और एनजीओज, हुँ, यही लोग एनजीओज लोग जनजाति फंड का इस्तेमाल करते हैं हुँ,
और धर्मगुरु लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। तो हमारा आदिवासी समाज एक और धर्म, दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओज, इसी के बीच फंसा हुआ है। और इस बीच हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं जो न्यायपालिका के द्वारा ये दोनों ही लोगों को बाध्य करते हैं संविधान को लागू कराने के। तो मेरा सवाल यह होगा कि पी पेशा के मामले में भी आपने कोर्ट में मामला दायर किया था, उसका फलाफल देखने को मिला। न्यायपालिका ने सरकार से सवाल किया, हालाँकि सरकार अभी भी इस मामले में अपना समय लेके एक्सटेंड कर रही है और मामला अधर में फँसा हुआ ही कहा जा सकता है। इस मामले में टीएसी की वैधानिकता को जिस प्रकार आपने राज्यपाल से गुहार के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, यदि नहीं होता है, तो क्या आप न्यायपालिका का शरण लेंगे? देखिए, यहाँ क्या है कि टीएससी परामर्शदात्री परिषद है और जिस 3 बिंदुओं पर इन्हें परामर्श देने की बाध्यता है, वो तीनों ही विषय संसदीय अधिनियम पी पेशा में निर्णय लेने के लिए दे दिया गया है जनजातियों को। ये बड़ी बात है। जैसे? 3 बिंदु, जैसे अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के जमीन के आवंटन को लेकर अच्छा, परस्पर, हाँ। इसके लिए विनियमावली राज्यपाल बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। दूसरा है कि अनुसूचित, माने एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की जमीन लेता है, हाँ, तो इसका नियमावली भी राज्यपाल बनावेंगे। राज्यपाल बनाएंगे, माने वो और राज्यपाल बनाएँगे या वो मामला टीएससी में रेगुलेशंस बनाएंगे, किस विधि से होगा, किस विधि से हो? सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। नहीं। उसके बाद दूसरा है कि जमीन का जो आवंटन होगा, अनुसूचित जनजातियों के जमीन का जो आवंटन होगा दूसरे कल्याणक कार्यों के लिए कल्याण का, तो उसके लिए भी राज्यपाल महोदय टीएससी से परामर्श परामर्श लेंगे। लेंगे। उस परामर्श को माननीय राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति जी के सहमति मिलने के बाद वह रेगुलेशन अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा। तीसरा है, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार जो देते हैं, तो साहूकार लोग काफी अन्याय अत्याचार करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए नियमावली बनाई गई। जो ये तीनों बातें संसदीय अधिनियम पी पेशा में आदिवासी ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद को दे दी गई है। इसका मतलब कि अब जो है, जो चीज़ें राज्यपाल को दी गई थी, जो अधिकार राज्यपाल को दिया गया था, पी पेशा के तहत वो अधिकार जो है, अब सीधे-सीधे ग्राम सभा को दे दिया आदिवासी ग्राम सभा को दे दिया गया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि कल की जो बैठक थी, उसमें क्षेत्रीय बैंक बनाने की बात हो रही थी। इस पर सहमति लेने की बात हो रही थी। तो क्या यह भी उसी दिशा में एक कदम था? देखिए, ये सब आईवास है। आईवास है। जी। सरकार और राजनीतिक पार्टी भूल जाती है कि झारखंड शहीदों की धरती है। मैं तिलका मांझी समुदाय से हूँ। हमारी आबादी 1 लाख भी नहीं है। तिलका मांझी या जबरा मांझी? जबरा पहाड़िया जबरा पहाड़िया एक ही है। दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। हम बुद्धिजीवियों से सरकार कभी राय लेती नहीं है, जबकि झारखंड बनने के बाद न्यायपालिका के माध्यम से बहुत सारे कानून को हम लोगों ने बनाया है। आज भी पंचायत राज व्यवस्था 24 साल के बाद जो समाप्त हुआ, ये हम लोग के देन है और ये छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए। पेशा पर अधिनियम, आपकी तमाम लड़ाई के बावजूद भी नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव तो हो रहे हैं ना? लास्ट जो टीएससी की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के स्थापना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, ठीक कह रहे हैं। जिसे बाद में मेन एजेंडा से हटा दिया गया। ये सब क्या है? तो इसके पीछे क्या खेल था? वो पहले लाया गया, फिर हटा लिया गया। तो ये सभी बातें आप जैसे सजग संवाददाताओं को उठाना चाहिए, जिनके बदन में कपड़ा नहीं है, पेट पे खाना नहीं है, घरों का दरवाजा नहीं है, छत नहीं है। हर सुबह हमारे हर चौक पे आदिवासी मूलवासी महिलाएं, 15 साल से 50 साल की महिलाएं खड़ी हो जाती है नौकरी रोजगार के लिए। डेली लेबर के लिए। बच्चे लोग
बीए पास, एमए पास। सबसे अधिक कुपोषण है, गरीबी है, दरिद्रता है, कम पलायन है, कम से भुखमरी कम है। 42% लोग गरीबी की रेखा जी रहे हैं और उनके हक का ट्राइबल सब प्लान डीएमएफटी का पैसा पर अब नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन से जिम खाना बना रही है, आपका स्ट्रीट लाइट लगा रही है, पार्क लगा रही मैं है। इसलिए उसमें सवाल आपसे किया था कि ट्राइबल वेलफेयर प्लान के सब प्लान के पैसे को मैया समान योजना में डाइवर्ट करना, डीएमटी के पैसे पैसे को मैया समान योजना में डाइवर्ट करना, ये कितना सही है? आपको बता दें, डीएमएफटी रूल्स 2016 मेरे पास है, हम आपको दे देंगे। उसमें लिखा है डीएमएफटी के सभी राशि का अप्रूवल पी पेशा के ग्राम सभा द्वारा किए जाएंगे। मतलब आदिवासी ग्राम सभा। हाँ, और लाभुकों की पहचान भी यही ग्राम सभा आदिवासी करेगी। हाँ, और अन्य विकास योजना भी यही आदिवासी ग्राम सभा करेगा। तो जब ग्राम सभा आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना के लिए नियमावली ही नहीं बनी है, तो सरकार कैसे कोयला खदानों का लीजिंग कर रही है, बालू घाट का नीलामी कर रही है, डैम बना रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब तक जो झारखंड में पेशा या पी पेशा लागू नहीं हो पा रहा है या सरकार उलझन में एक फंसी हुई नजर आ रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उस आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का एक इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी है। ये सरकार का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम नहीं कहेंगे, हम फिर आपको कहना चाहेंगे कि जिस राज्य में बुद्धिजीवों को दरकिनार किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उनसे राज्य का विकास और सुरक्षा के लिए राय नहीं ली जाती है, दूसरे राज्य के लोगों से आप सलाह राय लोगे तो कभी उस राज्य का भला नहीं होगा। आज सरकार के चारों ओर वैसे सलाहकार बैठे हुए हैं जिनकी सोच और शोषण से बचाने के लिए हमारे झारखंड का गठन हुआ। आज आपके माध्यम से फिर हम सरकार का मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वो बुद्धिजीवों की एक कमेटी बनाए। हम उनके पास टिकट मांगने नहीं जाते हैं, हम तो उनके ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो वही इंटेलेक्चुअल क्लास की कमेटी ही तो है। ट्राइबल सोसाइटी के सारे लोग आते हैं, उसमें तो कोई ग्रेट ट्राइबल होता नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, आप ही पत्रकार हैं, आपको हम डॉक्टर का एप्रन और आला थमा के ऑपरेशन थिएटर भेज देंगे, आप क्या ऑपरेशन करोगे? यही हो रहा है। नहीं हो रहा है। आपको एप्रन पहना देंगे, आला थमा देंगे, पॉकेट में थर्मामीटर डाल देंगे, एक कलम और डायरी डाल देंगे। तो आप क्या मानते हैं कि जिन्हें टीएसी का मेंबर बनाया गया है, उन्हें आदिवासी समाज के जो मूलभूत मुद्दे हैं, उसकी समस्या की जानकारी तो उन्हें है, पर उसका उपचार उन्हें नहीं मालूम। उपचार कैसे मालूम होगा? उपचार कैसे तो मालूम? सरकार सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करती आप है। हमारे मंत्रियों से पूछिए कि टीएसी का गठन के संबंध में संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। आप उनसे पूछिए कि राज्य में कितने अनुसूचित क्षेत्र के जिले हैं, कितने ब्लॉक है, डीएमएफटी का जिक्र कहाँ है, ट्राइबल सप्लान का जिक्र कहाँ है, तब ना आपको ऐसे लोगों को आप सिखाइए। पर कांग्रेस तो इस पर सवाल खड़ा कर रही है ना। हाल में उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस बात को सरकार को आगाह किया, केंद्र सरकार को भी आगाह किया कि भाई ट्राइबल सब प्लान के पैसे को खर्च करने के लिए वो एक रेगुलेशन सामने आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही संसदीय अधिनियम पी पेशा का निर्माण कराया जी। और उनके ही राज्य में 1998 में मध्य प्रदेश में उस समय श्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कैसे पी पेशा के विरुद्ध पंचायत राज हो गया? इसमें नियत में खोट है। उसके बाद माननीय रामेश्वर राव जी जब जनजातीय मंत्री थे, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरमैन थे 2-2 बार, उनके पास भी हम लोग गए, इस बात से अवगत कराया गया। उस समय मैं कोलकाता में था, छुट्टी के अभाव में मैं बाय प्लेन जाता था समझाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। कभी भी इन लोगों का ध्यान नहीं आया।
पर वास्तव में सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। आज मैं आपको थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। इस इस हेमंत सरकार में देखें, पिछला फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव थे। इस बार के फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्णन हैं। दोनों बार फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रही कांग्रेस के हिस्से में रही। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है इन किन प्रकार कि ट्राइबल रिजर्व प्लान के पैसे का डाइवर्ट नहीं किया जाए, तो मिनिस्ट्री तो आपके हाथ में थी। ये पॉलिटिकल पार्टी का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। हुँ। हाँ, हमने जो प्रयास किया, हुँ। यहाँ एक कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं, हुँ। जो सीएनटी एक्ट मोर्चा बनाते हैं। सीएनटी एक्ट मोर्चा। हाँ, और इधर से अपने टीम के लोग को मेयर में भी बना देते हैं। हुँ। तो वो तो म्युनिसिपैलिटी को नहीं समझ पाए ना। हुँ। आप नगर निगम जब नहीं होना है, हुँ। आप क्यों सपोर्ट करते हो? हुँ। जब मेसा कानून नहीं बना है, तो नगर पंचायत नगर चुनाव कैसे हो रहे, निकाय के चुनाव कैसे हो रहे हैं? अभी मई महीने में चुनाव हो रहे हैं हुँ। और कहीं कोई भी एक्टिविस्ट इसका विरोध नहीं विरोध करता नहीं है। कर रहा है। टीएससी का गठन असंवैधानिक है, इसकी चर्चा नहीं हुई। हुँ। हर बात में एक आप राष्ट्रीय पार्टी पर अंगुली उठाओगे हुँ। और अपने आप को आप बचाने का प्रयास करोगे, तो ये तो बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है ना। हुँ। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बात बताओ। आप पेशा कानून बोलते हो, क्या लागू करो ये तो आप नहीं कहते हो ना। हुँ। हमने कहा ना कि पी पेशा अधिनियम 1996 की धारा 3, 4, 4D, 4M, 4O के तहत हुँ। आप स्वशासी जिला परिषद हुँ। आदिवासी ग्राम सभा बना दो हुँ। 7 शक्तियों के साथ। आपको तो पूरी बातें बोलनी है ना। लागू करो। क्या लागू करो भाई? इसका मतलब लागू करो, लागू करो, क्या लागू लागू करके करो? आप एक कन्फ्यूजन किसी चीज़ पैदा कर रहे हैं। क्या आपका ये मानना है क्या? हम लोग तो कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना। हुँ। कहाँ थे लोग 24 साल से? हम लोग हुँ। 1995 से पंचायत राज को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में पटना हाई कोर्ट से हम लोगों ने ऑर्डर ले नहीं, लिया ये तो है। मैंने देखा है कि जब भी लीगल एक्शन की बात होती है, सड़क पे चाहे जितने हंगामे हों, जब लीगल एक्शन की बात आती है, तो विक्टर मल्टो आगे आते हैं। हमारी टीम, मैं अकेला नहीं मैं हूँ। आपकी टीम की ही बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सभी हुँ। ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग हैं, समाज के सजग लोग हैं, पढ़े-लिखे तो लोग हैं। शायद इसका कारण है कि आपके पास से उस पेचीदगियों को समझने वाले लोग हैं, इसलिए लड़ाई आप लड़ लेते हैं। पर मैं एक दूसरे सवाल की ओर अब आऊँगा। हाल के दिनों में सीएम हेमंत और अडानी, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी की मुलाकात चर्चा में रही और चर्चा में इस संदर्भ में भी रही कि गोड्डा, जहाँ उनका अडानी का पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट को लेकर कई तरह की शिकायतें आई, विधानसभा में विधानसभा की समिति का निर्माण हुआ, दावा किया गया कि इस विधानसभा की जो समिति है कई मामले की जाँच करेगी, विधानसभा के सत्र में इसकी चर्चा हुई और विधानसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होता है, दूसरे दिन अडानी रांची पहुँचते हैं, सीएम हेमंत से मुलाकात करते हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? तो ऐसे देखिए किसी भी विषय को हमें सकारात्मक रूप से देखना है। हुँ। राज्य के मुख्यमंत्री से हुँ। एक उद्योगपति मिलता मिलते है, हैं। तो इसको सकारात्मक निगाह से देखना है। जी। अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाता है हुँ। और उन्हें हमारे ज़मीन की ज़रूरत है, हुँ। पानी खनिज संपदा की ज़रूरत है, हुँ। तो समाज के लोगों को हुँ। माने आदिवासी ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद हुँ। इसकी भूमिका सक्रिय हो जाती है। हुँ। वो शेयर बनाने की बात करेगा, हुँ। वो नौकरी लेने की बात करेगा। हुँ। तो अनुसूचित क्षेत्र में हुँ। आदिवासी ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद की स्थापना किए बगैर हुँ। अगर सरकार किसी उद्योगपतियों से मिलती है, हुँ। तब हमारा रिजल्टमेंट शुरू होता है। जी। हम उद्योग के खिलाफ नहीं हैं, नहीं। लेकिन उसमें हमारी भागीदारी कहाँ रहेगी? हमारी नौकरी कहाँ रहेगी? हम कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे? आप तो हमको ज़मीन से विस्थापित कर दे रहे हो। माने यदि पूंजीपति के पास, कैपिटलिस्ट के पास पूँजी है, तो हमारे पास ज़मीन हमारी पूँजी है, हमको शेयर होल्डर शेयर होल्डर होना चाहिए। तो शेयर होल्डर चाहिए। और ये मांग तो शेयर होल्डिंग की मांग तो क्या आदिवासी समुदाय के किसी भी समूह की तरह नहीं हो रही है अब तक ना। वो लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो विस्थापन के लिए जो पैसे आते हैं उसकी कंपनसेशन की माँग करते हैं, ज़मीन की मुआवज़ा की माँग करते हैं। पर शेयर होल्डर हो आदिवासी समुदाय या उसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो शेयर होल्डर हों, इसकी क्या क्या आपको लगता है कहीं विशद चर्चा भी होती है?
देखिए, ज़रूर होती है। यहाँ हमारे लिए जो कानून बने हैं ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज से सुरक्षित है, उन कानून को कैसे शिथिल किया जाए, समाप्त किया जाए, इसके लिए बड़े-बड़े मीटिंग होते हैं। यहाँ पंचायत राज और नगरपालिका नहीं होंगे, क्या बड़े-बड़े अधिकारी नहीं जानते हैं? क्या बड़े-बड़े वकील नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आदिवासी सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इन्हें ठग दो, इनके एमएलए, एमपी, मंत्री को ठग दो। इसी समय हम बुद्धिजीवियों की भूमिका सामने आती है। एक अंतिम सवाल होगा लैंड बैंक का। रघुवर दास जी के जमाने में लैंड बैंक बना था और ये सरकार यह वादा करके आई थी कि इस लैंड बैंक को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं होती है। देखिए, रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री काल में नौकरी पाने वाले की संख्या बहुत अधिक रही। नौकरी पाने वाले की संख्या थी। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कानून बनाया था, जिसके समाप्त किए जाने पर हमें बहुत निराशा हुई। कौन सा कानून? उन्होंने एक कानून बनाया था, टीएससी के द्वारा बनाया था कि अनुसूचित क्षेत्रों पे क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी अच्छा, उसी अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। तो ये अनुसूचित क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होता और स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलती, जिसे वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। और ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक राज्य सरकार से हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए बने नौकरी से जुड़े कानून को इन लोगों ने खत्म कर दिया। आज हम फिर आपके द्वारा मांग करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम 2001 माननीय कोर्ट ने खत्म कर दिया। अभी नगर निगम को खत्म करने पर बहुत जल्द सुनवाई होगी। तो आपने शायद एप्लीकेशन डाला? हाँ, वो 2008 से ही चल रहा है, उसपे सुनवाई होगी। नगर पालिका भी खत्म होंगे। राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है शुरू में ही, इसलिए राज्य सरकार नहीं बता सकती है कि हमें नहीं मालूम है। यहाँ संसदीय अधिनियम पी पेशा की धाराओं के साथ स्वशासी जिला परिषद आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना हो। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति भी रहेंगे, अनुसूचित जाति भी रहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग भी रहेंगे, सवर्ण लोग भी रहेंगे, अल्पसंख्यक भी रहेंगे। तब जो है कि ये जो कहा जाता है ना कि पी पेशा अधिनियम काला कानून है, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका भी प्रतिनिधित्व तो हो रहा है ना। जिन लोगों को हम लोग आदिवासी नहीं बना सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के समकक्ष अधिकार और सम्मान दे सकते हैं। वैसे सामाजिक समूह जो सैकड़ों वर्षों से हजारों साथ रह रहा है, एक ही रीति रिवाज, एक ही कल्चर हिस्सा है, वो उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट एक है, उसका सोशल इंटरेस्ट एक है, कल्चरल इंटरेस्ट एक है, उसको भी भागीदार बनाया जाएगा। और इसके लिए हम कृत संकल्प है कि आदिवासी मूलवासियों का समावेश पी पेशा अधिनियम के द्वारा हम लोग स्वशासी जिला परिषद आदिवासी ग्राम सभा 7 शक्तियों के साथ हम लोग बनाएंगे। और हम फिर आपसे, आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि यह शहीदों की धरती है। यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के जो हक है, अधिकार है, संवैधानिक शक्तियाँ हैं, उसे प्रदान करने के लिए अविलंब पी पेशा 1996 को लागू करें और अनुसूचित क्षेत्र से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को समाप्त करें। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मल्टो जी, जिन्होंने साफ किया है या इस बात के संकेत दिए हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन हुआ है वो अपने आप में अवैधानिक है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इनकी ओर से राज्यपाल को इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है, इस अधिसूचना को रद्द करने की, इस नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है और इनका दावा है कि यदि राज्यपाल की ओर से इस पर पहल नहीं होती है तो जल्द ही विक्टर कुमार मल्टो इस मसले पर भी न्यायालय की शरण में नजर आएंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला।
द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।